ए शिबू, इधर आ। शिबू जब स्कूल जा रहा होता तो फटीकदा उर्फ लूनी फटीक रास्ते में अक्सर उसे इसी तरह आवाज लगाते। वह मुख्य चौराहे से हटकर जहां पुराना जंग खाया स्टीम रोलर पिछले 10 वर्ष से पड़ा हुआ था, टीन की छत वाले एक छोटे से घर में रहते थे। फटीकदा सारा दिन ना जाने कितने तरह के छोटे मोटे काम करते रहते। शिबू को केवल इतना पता था कि वह बहुत गरीब है और जैसा कि लोगों का कहना है वह इस कारण पागल भी हो गए, क्योंकि जब वह एक विद्यार्थी थे उस समय उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। तैयारी फरीकंदा की कुछ बातें शिबू को यह सोचने पर विवश कर देती कि उनकी जैसी समझ बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन यह बात भी वास्तव में सच थी कि उनका कहा अधिकतर बहुत पागलपन लगता था। मैं कहता हूँ, क्या तुमने पिछली रात चांद को देखा? चांद का बायां पक्ष कुछ अधिक बड़ा हुआ दिखता था, मानो उसका कोई सींग निकल आया हो। या लगता है सारे कौवों को जुकाम हो गया। क्या तुमने सुना नहीं वे किस अजीब ढंग से काँव काँव कर रहे हैं? शिबू को बहुत हंसी आती जब फटीकदा इस तरह की बातें करते, लेकिन कभी कभी उसे खींच भी होने लगती थी। अनर्थक और असंगत बातों में लगे रहना समय की बर्बादी ही तो थी, इसलिए वह आवाज लगाने पर भी हमेशा रुकता नहीं था। आज नहीं फटीकदा, मैं कल आऊंगा, कहकर वह स्कूल की तरफ चल देता। आज वह रुकना नहीं चाहता था, लेकिन फटीकदा की पुकार में आज कुछ अधिक ही आग्रह था। मैं जो कहना चाहता हूं तुमने नहीं सुना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। शिबू को लगा कि सामान्य लोगों के विपरीत पागल लोगों की भविष्यवाणी कभी कभी तो बिल्कुल सही साबित होती है। वह अवश्य ही किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, अतः तनिक घबराहट महसूस करते हुए वह फटीकदा के घर की ओर चल पड़ा। फटीकदा एक हुक्के में नारियल पानी उड़ेल रहे थे। क्या तूने जनार्दन बाबू को ध्यान से देखा है? फटीकदा ने कहा। जनार्दन बाबू शिबू के स्कूल में आए गणित के नए अध्यापक का नाम था। वह 10 दिन पहले ही आए थे। मैं आज उनके दर्शन करूंगा, शिबू ने कहा, क्योंकि आज मेरा पहला पीरियड ही गणित का है। फटीकदा ने खींच में अपनी जीभ से टक टक की और फिर वह बोले, देखना और गौर करना दो अलग बातें हैं। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? देखो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी बेल्ट में छोटे छोटे कितने छेद हैं और तुम्हारी कमीज पर कितने बटन हैं? बिना देखे मुझे बताने का प्रयास करो। शिबू से सही उत्तर देते नहीं बना। फटीकदा ने कहा, सुनो, मेरा क्या अभिप्राय है, तुमने सच में इन चीज़ों पर कभी गौर ही नहीं किया है। हालांकि जो कमीज और बेल्ट तुमने पहनी हुई है वे तुम्हारी अपनी हैं। इसी प्रकार तुमने कभी जनार्दन बाबू को ध्यान से नहीं देखा है। मुझे किस बात पर गौर करना चाहिए? कोई विशेष बात? फटीकदा अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। हाँ, मान लो उनके दांत। क्या तुमने उनके दांत ध्यान से देखे हैं? दांत? हाँ, दांत। मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? वह कभी हंसते ही नहीं है। और यह बात सच भी है। जनार्दन बाबू वस्तुतः झगड़ालू अथवा चिड़चिड़े नहीं थे, लेकिन कोई दूसरा अध्यापक उनके जैसा गंभीर और निराशाजनक भी नहीं था। फटीकदा ने कहा, ठीक है, अगर वह हंसे तो उसके दांतों को ध्यान से देखना और मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। उस दिन एक विचित्र बात हो गई। शिबू की कक्षा में जनार्दन बाबू को हंसी आ गई। यह तब हुआ जब कुछ ज्योमेट्रीय आकारों के संदर्भ में जनार्दन बाबू ने पूछा कि 4 भुजाएं किसकी होती हैं। देवों की सर, शंकर चिल्लाया। स्वर्ग में देवों की 4 भुजाएं होती हैं। यह उत्तर सुनकर जनार्दन बाबू खोलकर हो करते हुए जोर जोर से हंसने लगे और शिबू की आंखें सीधे उनके दांतों पर गई। फटीकदा पत्थर के एक भारी बट्टे से कुछ पीस रहे थे। जब शिबू शाम के समय उनके घर पहुंचा, उन्होंने शिबू को देखकर कहा, यह जो दवा मैं बना रहा हूं, अगर इसका अपेक्षित प्रभाव होता है तो मैं एक ही तरह के रंग बदलने के काबिल हो जाऊंगा। शिबू बोला, फटीकदा, मैंने उन्हें देख लिया। क्या? दांत? ओह, तो कैसे दिखते हैं दांत? ठीक थे, सिवाय इसके कि पान खाने के कारण उनका रंग कत्थई हो गया और 2 दांत बाकी दांतों से अधिक लंबे हैं। कौन से 2? बगल वाले, इस तरफ को। शिबू ने अपने मुंह की तरफ बगलों की ओर इशारा करके बताया। ओह, मैं समझा, तुम्हें पता ही इन दांतों को क्या कहते हैं? क्या? केनाइन, जैसे कुत्तों के होते हैं। ओह, क्या तुमने किसी दूसरे आदमी के ऐसे लंबे दांत देखे? शायद नहीं। ऐसे दांत किसके होते हैं?
कुत्तों के। मूर्ख, सिर्फ कुत्ते के ही क्यों, सभी मांसाहारी पशुओं के लंबे पैने दांत होते हैं जिनका इस्तेमाल वे अपने शिकार का मांस खाने और हड्डियां फाड़कर खाने के लिए करते हैं, विशेषकर जंगली जानवर। ओह, मैं समझ गया। और कौन ऐसे दांत रखता है? शिबू ने अपना दिमाग झंझोड़ना शुरू कर दिया। और कौन? मनुष्य और जानवरों के अलावा किसके दांत होते हैं? फटीकदा का जो मिश्रण बना है रहे थे उसमें अखरोट तथा चुटकी भर मिर्च डालते हुए उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते ना? जानते हो क्या? क्यों, राक्षसों के ऐसे दांत नहीं होते? राक्षस? राक्षसों और जनार्दन बाबू का क्या संबंध? और आज राक्षसों की चर्चा किस लिए? वे तो केवल परी कथाओं में होते हैं। उनकी बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, मजबूत दांत होते हैं और उनकी पीठ झुकी हुई होती थी। शिबू चौंक उठा। जनार्दन बाबू की पीठ निश्चित रूप से सीधी नहीं थी, वे झुककर चलते थे। किसी ने इसका कारण बताया था कि उनके कमर का गठिया है। बड़े बड़े दांत, झुकी हुई पीठ और क्या क्या विकृतियां होती हैं राक्षसों में। लाल लाल आंखें। शिबू को जनार्दन बाबू की आंखों को ध्यान से देखने का अवसर ही नहीं मिला था, क्योंकि वह हमेशा काला चश्मा पहने रहते थे। यह बताना असंभव था कि चश्मे के पीछे उनकी आंखें लाल या बैंगनी या हरी थी। शिबू गणित में अच्छा था। LCM, SCF, बीजगणित, अंकगणित, यह सब हल कर लेता था। कम से कम कुछ दिन पहले तक तो कर ही लिया करता था। अपने पुराने गणित अध्यापक प्यारी चरण बाबू के समय में शिबू को अक्सर पूरे अंक मिला करते थे, लेकिन अब उसे कठिनाई होने लगी थी। हालांकि वह स्वयं को हमेशा यह कहकर ढांढस दिलाता रहता था कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई आदमी एक राक्षस तो नहीं हो सकता, इस आधुनिक दौर में तो बिल्कुल नहीं। जनार्दन बाबू कोई राक्षस नहीं है, वह एक इंसान है। वह कक्षा में चुपचाप इन शब्दों को दोहरा रहा था, तभी एक भयंकर घटना घट गई। जनार्दन बाबू ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। अचानक पलटे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और जो सूती शॉल वह पहने हुए थे उसके एक कोने से वह अपने चश्मे का शीशा अनियमनस्कता पूर्वक साफ करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और सीधे शिबू की आंखों में देखा। शिबू डर के मारे सर्द हो गया। जनार्दन बाबू की आंखों का सफेदी वाला भाग बिल्कुल भी सफेद नहीं था, दोनों आंखें लाल थी, टमाटर की तरह लाल। इसके बाद शिबू के कई सवाल गलत हो गए। शिबू स्कूल के बाद विरले ही सीधा घर जाता था। वह पहले मित्रों के मैदान में जाता और लाजवंती के पौधों से छेड़खानी करता। एक एक पौधे के सो जाने के लिए कोमलता से सहलाने के बाद वह सरल दिघी की ओर चला जाता, जो एक बड़ा गहरा तालाब था। तालाब पर पहुंचकर वह मिट्टी के बर्तनों के टूटे टुकड़ों को लेकर बत्तखों एवं नर बत्तखों के साथ खेलने की कोशिश करता। अगर वह किसी टुकड़े को पानी पर 7 बार कुदाने में सफल होता तो वह हरेन द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ देगा। सरल दिघी के दूसरी तरफ ईंटों का भट्टा था। हजारों ईंटों के ढेर लगे हुए थे। शिबू वहां आमतौर पर 10 मिनट बिताता था, कसरत वगैरह करता और फिर तिरछा रास्ता पकड़कर अपने घर चला जाता। आज छुई मुई के पौधे बेजान लग रहे थे। क्यों? क्या कोई व्यक्ति चलता हुआ इधर आया था और उन पर पांव रखता हुआ चला गया था? लेकिन वह कौन हो सकता है? इधर बहुत लोग नहीं आते। शिबू ने वहां अब और रुकना नहीं चाहा। हवा में कुछ अजीब बात थी, एक प्रकार का पूर्वाभास। जल्दी अंधेरा होने का अंदेशा था। और क्या कौवे हमेशा इतना शोर मचाते हैं, या आज किसी चीज ने उन्हें भयभीत कर दिया था? शिबू सरल दिघी की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी किताबें तालाब के पास नीचे रखी, वहां रुकने के बारे में उसका मन बदल गया। आज बतखों के साथ खेलने का दिन नहीं था, असल में आज बाहर रहने का ही दिन नहीं था। उसे जल्दी घर चले जाना चाहिए, अन्यथा कुछ भयंकर घटना हो सकती है। एक विशाल मछली ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और फिर एक जबरदस्त छपाक के साथ तालाब में गायब हो गई। शिबू ने अपनी किताबें उठाई। थोड़ी दूर खड़े पीपल वृक्ष के नीचे घना अंधेरा था। उसने पेड़ से लटके चमगादड़ देखे। थोड़ी देर के बाद उनके उड़ने का समय हो जाएगा। फटीकदा ने एक बार कहा था कि वह उसे बताएंगे कि चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, फिर भी चमगादड़ों के मस्तिष्क में रक्तस्राव क्यों नहीं होता है। शिबू उनके घर की तरफ चल दिया। उसने ईंट के भट्टे के पास जनार्दन बाबू को देखा। ईंट के भट्टे से करीब 20 गज के फासले पर शहतूत का एक पेड़ था। कुछ मेमने उस पेड़ के आसपास खेल रहे थे और जनार्दन बाबू उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। उनके पास एक किताब थी और छाता भी उनके हाथ में था। शिबू अपनी सांस रोककर ईंटों के एक ढेर के पीछे छिप गया।
उसने ऊपर की 2 ईंटें हटा दी और बीच में खाली जगह से बाहर ताकने लगा। उसने जनार्दन बाबू को अपना हाथ उठाते और हाथ के पीछे से अपना मुंह साफ करते हुए देखा। जाहिर है मेमनों को देखकर जनार्दन बाबू की लार टपकने लगी थी, अन्यथा उन्होंने ऐसा हाव भाव नहीं दिखलाया होता। फिर अकस्मात जनार्दन बाबू ने किताब छोड़ दी, छाता भी नीचे रख दिया और नीचे दुबक कर एक मेमने को पकड़ लिया। शिबू उस मेमने का जोर जोर से मिमियाना सुन सकता था। उसने जनार्दन बाबू की खिलखिलाहट भी सुनी। अब उससे सहन नहीं हो रहा था। शिबू चुपचाप वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन ईंटों के अगले ढेर को पार करने की जल्दी में वह सीधा जमीन पर जा गिरा। कौन है वहां? शिबू किसी तरह खुद को संभालने लगा था कि तभी उसने देखा जनार्दन बाबू ने मेमने को घास पर छोड़ दिया और उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। कौन है ये? शिवराम, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिबू की बोली नहीं निकली, उसका मुंह सूख गया, लेकिन वह भी जनार्दन से अवश्य पूछना चाहता था कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेमने को भाव में क्यों उठाया? उनकी लार क्यों टपक रही थी? जनार्दन बाबू ने एक हाथ बढ़ाया। लो हाथ पकड़ो, मैं उठाता हूं तुम्हें। लेकिन शिबू किसी की मदद के बिना ही उठ खड़ा हुआ। तुम क्या निकट ही रहते हो? हाँ सर। ओ, वह लाल रंग का मकान तुम्हारा है? हाँ सर। मैं समझा, मुझे जाने दे सर। अरे यह क्या खून? शिबू ने अपनी टांगों को देखा, उसके घुटने पर खरोच आ गई और उस पांव से 2-4 बूंद खून टपक पड़ा। जनार्दन बाबू की नजर खून पर थी, उनका चश्मा झिलमिला रहा था। मुझे जाने दे सर, मुझे जाने दे। शिबू ने अपनी किताबें उठाई। सुनो शिवराम, जनार्दन बाबू ने शिबू की पीठ पर एक हाथ रखा और शिबू के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे खुशी है तुम मुझे अकेले मिल गए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम्हें गणित के सवाल समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? वे सारे आसान आसान सवाल तुमसे गलत कैसे हो गए? अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो तुम स्कूल के बाद मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें विशेष कोचिंग दूंगा। गणित में पूरे अंक प्राप्त करना बहुत आसान है। क्या तुम आओगे? शिबू को अपनी पीठ से जनार्दन बाबू का हाथ हटाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। नहीं सर, उसने तुक निकला, और मैं खुद संभाल लूंगा। मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा सर, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ओके, लेकिन यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताना जरूर, और मुझसे डरना मत। वैसे डरने की बात भी क्या है? क्या तुम समझते हो कि मैं कोई राक्षस हूँ जो तुम्हें जिंदा खा जाएगा? शिबू दौड़ लगाते हुए घर पहुंचा। उसने हिरेन अंकल को ड्राइंग रूम में बैठे पाया। हिरेन अंकल कलकत्ता में रहते हैं और उन्हें मछली मारने का बहुत शौक था। वह सप्ताहांत के अक्सर यहाँ आ जाते और शिबू के पिता के साथ मछली का शिकार करने सरल दिघी जाते थे। आज शायद फिर जाएंगे, क्योंकि उसने देखा जाने की जरूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन हिरेन अंकल एक बंदूक भी लेकर आए हुए थे। बतखों को मारने की कुछ बात थी। शिबू के पिता बंदूक संभाल सकते थे, हालांकि उनका निशाना उतना अच्छा नहीं था जितना हिरेन अंकल का था। शिबू रात का खाना खाने के बाद सीधा सोने चला गया। अब उसके मन में कोई संशय नहीं रह गया कि जनार्दन बाबू एक राक्षस है। फटीकदा का शुक्रिया उन्होंने पहले ही सावधान जो कर दिया। अगर उन्होंने खबरदार ना कर दिया होता, कौन जाने ईंटों के भट्टे पर आज क्या हो जाता। शिबू सिहर गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। चांदनी में हर चीज चमक उठी। वह जल्दी सोने चला गया था, क्योंकि उसे अगली सुबह जल्दी उठकर अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करनी थी। सामान्यतः बत्ती जली रहने पर उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन आज चांदनी अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो उससे बत्ती जल ही छोड़ दी होती। आज उसे अंधेरे में अकेले सोने में डर लग रहा था। घर के दूसरे लोगों ने अभी तक भोजन समाप्त नहीं किया था। अर्धनिद्रित शिबू अभी तक खिड़की के बाहर देख रहा था। उसी समय एक आदमी को देखकर डर गया। रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी सीधे खिड़की की तरफ चला आ रहा था। वह कुछ झुका झुका हुआ था। उसने चश्मा पहन रखा था। जनार्दन बाबू। शिबू ने महसूस किया कि उसका गला फिर सूखने लगा है। जनार्दन बाबू पंजों के बल चलकर खुली खिड़की की तरफ आए। शिबू ने अपना तकिया कसकर पकड़ लिया। जनार्दन बाबू ने तनिक इधर उधर देखा और फिर कुछ झिझकते हुए एक अजीब नुकीले स्वर में कहा, शिवराम, क्या तुम यहाँ हो? हे भगवान, आवाज भी अलग है। क्या उनके अंदर का राक्षस रात में इतने खुले रूप में बाहर निकल आया? उन्होंने फिर पुकारा, शिवराम। इस बार शिबू की माँ ने बरामदे से उसकी आवाज सुनी और चिल्लाई, शिबू, बाहर तुम्हें कोई पुकार रहा है, क्या तुम सो रहे हो? जनार्दन बाबू खिड़की से गायब हो गए। 1 मिनट बाद शिबू ने दोबारा उनकी आवाज सुनी। शिवराम ने अपनी जयमती अर्थात रेखा गणित की किताब ईंटों में छोड़ दी थी। चूंकि कल रविवार है, मैंने सोचा मैं अभी जाकर दे आता हूँ।
उसे ज़रूरत भी तो हो सकती है। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर दी और शिवू को उनकी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने पिता को यह कहते सुना, ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। जी हाँ, कल से ही। शिवू एक शब्द भी नहीं बोला, किंतु वह अंदर ही अंदर चीखता रहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वह राक्षस है, अगर उसके घर गया तो मुझे निगल जाएगा। अगली सुबह शिवू सीधा फटीकदा के घर गया। उसके पास आज बताने को बहुत कुछ गया था। फटीकदा उससे बड़े प्यार से मिले। स्वागत, क्या तुम्हारे घर के पास कोई कैक्टस नागफनी का पौधा तो नहीं? अगर है, क्या तुम उस पौधे के कुछ टुकड़े तोड़कर मेरे लिए ला सकते हो? मैंने एक नया नुस्खा बनाने के लिए सोचा है। शिवू धीरे से बोला, फटीकदा, क्या आपने मुझे बताया था ना, जनार्दन बाबू एक राक्षस है? यह किसने कहा? क्यों, आपने कहा? निसंदेह नहीं, या फिर तुमने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया? कैसे? मैंने कहा था कि जनार्दन बाबू के दांतों को ध्यान से देखना। फिर तुमने वापस आकर बताया कि उनके दांत बड़े पैने पैने हैं, कुछ जैसे कुत्तों के होते हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने सुना है कि राक्षस के दांत ऐसे ही होते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि जनार्दन बाबू एक राक्षस है। तो क्या वह राक्षस नहीं? मैंने नहीं कहा कि वह राक्षस है। तो अब मैं क्या करूं? फटीकदा खड़े हो गए। उन्होंने अपना बदन झटका और झंबाई ली। फिर वह बोले, कल तुम्हारे अंकल को देखा? क्या वह मछली पकड़ने आए हैं? एक बार एक स्कॉटलैंड निवासी मैकार्थी ने फिशिंग रॉड से एक बाघ को मार डाला। क्या तुमने यह किस्सा सुना है? शिवू बेचैन होने लगा। फटीकदा, बेकार की बातें छोड़ो। जनार्दन बाबू वास्तव में एक राक्षस हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा और सुना है। फिर उसने फटीकदा को पिछले 2 दिनों में घटी घटनाओं का सविस्तृत वर्णन दिया। फटीकदा सारा किस्सा सुनकर गंभीर हो गए। अंत में उन्होंने कहा, तो तुमने क्या करने का फैसला किया? आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? आपको बहुत ज्ञान है। फटीकदा गहरे सोच में डूब गए। हमारे घर में एक बंदूक है, शिवू के मुंह में से अचानक निकला। इससे फटीकदा नाराज हो गए। मूर्ख मत बनो, तुम किसी राक्षस को बंदूक से नहीं मार सकते। बंदूक से निकली गोली उलटकर तुम चलाने वाले को ही लग जाएगी। सच में? हाँ माय डियर बॉय। तो फिर मैं क्या करूं? शिवू ने दोबारा पूछा। क्या होने जा रहा है फटीकदा? मेरे पिता चाहते हैं कि मैं आज से ही जाना शुरू कर दूं। अरे चुप भी करो, तुम बोलते बहुत हो। 2 मिनट की खामोशी के बाद फटीकदा ने अकस्मात कहा, जाना ही होगा। कहाँ? जनार्दन बाबू के घर। क्या? मुझे उनकी जन्मपत्री देखनी पड़ेगी। मैं अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, परंतु उनकी जन्मपत्री से मुझे अवश्य ही कुछ पता चल सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने जन्मपत्री अपने घर में कहीं छिपा दी है। लेकिन रुको 1 मिनट, पहले योजना सुन लो। कल दोपहर में हम दोनों जाएंगे। आज रविवार है, इसलिए वे आज घर पर होंगे। तुम उनके घर के पिछवाड़े जाओगे और उनको आवाज़ दोगे। उनको कहना कि तुम उनसे गणित सीखने आए हो। फिर उन्हें कुछ देर बातों में लगाए रखना, जो भी हो कहते रहना, लेकिन उन्हें घर के अंदर मत जाने देना। इस बीच मैं उनकी जन्मपत्री खोजने की चेष्टा करूंगा और फिर तुम एक तरफ भाग जाना, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। और इसके बाद शिवू ने पूछा, और यह योजना अधिक पसंद नहीं आई, लेकिन फटीकदा पर ही उसकी सारी उम्मीद टिकी थी। फिर तुम शाम को मेरे घर आओगे, तब तक मैंने उनकी जन्म कुंडली देख ली होगी। अगर वह वास्तव में राक्षस है तो मैं जानता हूँ मैं क्या करना है, और अगर वह राक्षस नहीं निकला तो चिंता की कोई बात नहीं। लंच के कुछ समय बाद ही शिवू फटीकदा के घर पहुंच गया। फटीकदा 5 मिनट बाद बाहर आए। मेरी बिल्ली ने सूंघ लेना शुरू कर दिया, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं, फटीकदा बोली। शिवू ने ध्यान दिया कि फटीकदा के हाथों में एक जोड़ा चमड़े के दस्ताने, एक साइकिल की घंटी है। उन्होंने वह घंटी शिवू को देते हुए कहा, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो ये घंटी बजा देना, मैं आकर तुम्हें बचा लूंगा। जनार्दन बाबू शहर के आखिरी छोर पर रहते थे, बिल्कुल अकेले। कोई नौकर भी नहीं था उनके पास। बाहर से यह बताना असंभव था कि वहां कोई राक्षस रहता है। शिवू और फटीक ने उस घर के लिए अलग अलग रास्ता पकड़ा। जैसे ही उसने घर के पीछे का रास्ता खोजना शुरू किया, शिवू का गला सूखने लगा। वह सोच में पड़ गया, जनार्दन बाबू को आवाज लगाने के समय अगर उसकी आवाज उसे धोखा दे गई तो क्या होगा। घर के पीछे एक ऊंची दीवार थी, दीवार के पीछे एक दरवाजा था और दरवाजे के पास अमरूद का एक पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ कई जंगली पौधे, घास पत्ते उगाए थे। शिवू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे जल्दी करनी चाहिए वरना सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा नैतिक बल प्राप्त करने के लिए उसने अमरूद के पेड़ का सहारा लिया, और जब उसने जनार्दन बाबू को पुकारने का इरादा किया, उसी समय वह अपने पैरों के समीप कोई चीज सरकने की आवाज से चौंक गया। उसने नीचे देखा तो पाया
कि एक गिरगिट जा रहा है, जो जल्दी से झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। झाड़ी के पास कुछ सफ़ेद चीज़ें पड़ी थी। उसने गिरी हुई एक टहनी उठाई, झाड़ी को इधर उधर करके निकट से देखने का प्रयत्न किया। अरे नहीं, यह सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाली चीज़ हड्डियाँ थी। लेकिन किसकी हड्डियाँ? कुत्तों की, बिल्लियों की या मेमनों की? तुम क्या देख रहे हो शिवराम? वही नकी आने वाली आवाज़। शिबू के बदन में सिरहन दौड़ गई। वह जल्दी से मुड़ा और जनार्दन बाबू को अपने पिछले दरवाजे पर खड़ा पाया, जो आंखों में विचित्र दृष्टि से उसे देख रहे थे। क्या तुम्हारी कोई चीज खो गई है? नहीं नहीं सर, मैं। क्या तुम मेरे पास आ रहे थे? तो तुम पीछे के दरवाजे पर क्यों चले आए? ठीक है, अंदर आओ। शिबू ने अपने कदम हटाने की कोशिश की, लेकिन देखा उसका पांव बेल में फंस गया। मुझे जुकाम हो गया लगता है, जनार्दन बाबू ने कहा। कब से ऐसा चल रहा है? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम सो रहे थे। शिबू समझ गया कि उसे जल्दी से दौड़ जाना चाहिए। फटीकदा का काम अभी पूरा नहीं हुआ होगा, वह पकड़े जा सकते हैं। क्या उसे घंटी बजानी चाहिए? नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। क्या अगर वह बेकार में घंटी बजा दे तो फटीकदा नाराज हो सकते हैं। तुम इतनी उत्सुकता से क्या देख रहे थे? शिबू को कोई उचित उत्तर नहीं सूझा। जनार्दन बाबू आगे चले आए। यह जगह बहुत गंदी है, अब इधर कभी मत आना। मेरा कुत्ता ना जाने कहाँ से हड्डियाँ उठा लाता है और उन्हें यहाँ छोड़ देता है। मैंने कई बार उसे टपटना चाहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, समझे? उन्होंने अपने हाथ के पीछे किए और फिर अपना मुंह पोंछा। चलो अंदर आओ शिवराम, तुम्हें गणित के लिए हमें कुछ करना चाहिए। शिबू अब और प्रतीक्षा नहीं कर सका। आज नहीं सर, मैं कल फिर आऊंगा, उसने कहा और भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक साहा परिवार के पुराने और प्रत्यक्त मकान तक नहीं पहुंच गया। काफी लंबा रास्ता था आज जो हुआ उसे वह कभी भूलेगा नहीं। उसे पता था कि इसके अंदर इतनी हिम्मत है, लेकिन फटीकदा को जन्म कुंडली से क्या पता चला? शिबू शाम के समय दोबारा उनके घर गया। फटीकदा ने उसे देखते ही अपना सिर हिला दिया। मुसीबतें, उन्होंने कहा, बड़ी मुसीबतें। क्यों फटीकदा, आपको जन्म कुंडली नहीं मिली? हाँ, मैंने खोज ली। तुम्हारा गणित अध्यापक निसंदेह एक दैत्य है, राक्षस है, और वो भी एक परिंदो राक्षस। 350 पीढ़ियां पहले वे पूरे राक्षस थे, लेकिन उनके जीन्स इतने मजबूत और पक्के थे कि आज भी एक अर्ध राक्षस उनमें देखा जा सकता है। बेशक किसी भी समय देश में आज पूरे राक्षस नहीं है। हाँ, अफ्रीका, ब्राजील तथा बोर्नियो के जंगली इलाकों में तुम्हें कुछ मिल सकते हैं, लेकिन अर्ध राक्षस बहुत बड़ी संख्या में अन्यत्र मौजूद है। जनार्दन बाबू उन्हीं में से एक है। तो फिर समस्या कहाँ है? शिबू की आवाज थोड़ी कपकपाने लगी। अगर फटीकदा के पास हल नहीं तो फिर कौन मदद कर सकता है उसकी? क्या आपने आज सुबह मुझे नहीं बताया था कि आप जानते हैं आपको क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। तो फिर? फटीकदा कुछ गंभीर सोच पड़ गए। फिर अचानक उन्होंने सवाल किया, एक मछली के अंदर क्या होता है? ओह नहीं। उन्होंने फिर बेकार की बातें शुरू कर दी। शिव को रोना आने लगा। फटीकदा, हम राक्षसों के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मछलियों से क्या मतलब? बताओ ना। फटीकदा चीखे। अंतड़िया। फटीकदा के चीखने से शिवू डर गए। नहीं, तुम गधे हो। इतने पिछड़े मंदिर ज्ञान से तुम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। सुनो, मैं यह कविता तब सुनी थी जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था। मुझे वह अभी तक याद है। मानव या पक्षी, तुम जो भी हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हृदय में धड़कता है, और एक राक्षस का जीवन बसता है मछली के पेट में। उन्हें आसानी से मार नहीं सकते, तुम चाहो तब भी। बेशक शिवू ने भी अनेक परी कथाओं में इसके बारे में पढ़ा था। राक्षस की जान हमेशा किसी मछली के पेट में छिपी पड़ी रहती है। उसे यह मालूम होना चाहिए था कि इस दोपहर जब तुमने उसे देखा वह कैसा लगता था। फटीकदा ने पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें जुकाम है और हल्का बुखार भी। ठीक है, ये सारे लक्षण मेल खाते हैं। फटीकदा की आंखें जोश से चमकने लगी। अब समझ लो उसका जीवन खतरे में है। ज्यों ही मछली पानी के बाहर आती है उसे बुखार हो जाता है। अच्छा, फिर वह आ गया। शिबू के कॉलर से पकड़कर बोले, शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई। मैंने तुम्हारे अंकल को एक विशाल मछली लिए तुम्हारे घर वापस जाते देखा। तभी मुझे विचार आया कि राक्षस जनार्दन के प्राण उसके अंदर हो सकते हैं। अब चूंकि तुमने उस बीमारी के बारे में मुझे बता दिया, मुझे अब विश्वास हो चला कि हमें उस मछली को काटना होगा। लेकिन हम यह कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं तुम्हारी मदद से। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यह करना होगा। अगर नहीं करोगे तो सोचकर डर लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। करीब 1 घंटे बाद शिबू उस बड़ी मछली को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ फटीकदा के घर पहुंच गया। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, शिबू ने हाँफते हुए कहा।
पिताजी नहा रहे थे, अंकल मालिश करा रहे थे और माँ अंदर थी। मुझे रस्सी खोजने में कुछ समय लग गया। हे भगवान, कितनी भारी है ये मछली। कोई बात नहीं, तुम तगड़े हो जाओगे। फटीकदा मछली को अंदर ले गए। शिबू आश्चर्यचकित था फटीकदा के ज्ञान के भंडार पर। अगर उसे खतरे से कोई बचा सकता था तो वह अंदर था, फटीकदा और केवल फटीकदा। हे प्यारे भगवान, उन्हें वह चीज मिल जाने देना जिसकी वह तलाश करे। 10 मिनट बाद फटीकदा बाहर आए। उन्होंने शिबू की तरफ एक हाथ बढ़ाया। इधर ले लो इसे हर समय अपने पास रखना। रात को सोते समय इसे अपने तकिए के नीचे रखना। जब तुम स्कूल जाओ इसे अपने बाएं हाथ की जेब में रखना। अगर तुम इसे अपने हाथ में रखोगे तो राक्षस पूरी तरह अशक्त हो जाएगा, और अगर तुम इसे पीसकर चूरा कर दोगे तो वह मर जाएगा। मेरे विचार से तुम्हें इसका चूरा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कहा जाता है कुछ परिंदी राक्षस 54 साल की उम्र में सामान्य आदमी बन जाते हैं। तुम्हारे जनार्दन नामक राक्षस की उम्र 53 साल 11 महीने और 26 दिन है। शिबू में अंततः इतनी हिम्मत आ गई वह अपने हाथ में रखी चीज देख सके। एक छोटा सा कुछ गीला सा सफेद पत्थर उसकी हथेली पर पड़ा हुआ था, जो आकाश में अभी अभी ऊपर आए चांद की रोशनी में टिमटिमा रहा था। शिबू ने उसे अपनी जेब में रखा और जाने के लिए मुड़ा। फटीकदा ने उसे वापस बुलाया। तुम्हारे हाथों में मछली की गंध है, उन्हें अच्छी तरह धो लो और ऐसा अभिनय करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। अगले दिन जनार्दन बाबू को कक्षा में प्रवेश करने के समय पहले एक छींक आई और लगभग उसी समय पांव दहलीज से टकराया और उनका जूता क्षतिग्रस्त हो गया, और शिबू का बायां हाथ ठीक उसी क्षण में उसकी बाईं ओर की जेब में पड़ा हुआ था। एक लंबे समय के बाद शिबू को उस दिन गणित में पूरे अंक प्राप्त हुए।